हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाइए। सो आज का लेसन हमारा इसी से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो नंबर 1 है ये। और सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, और हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें भी कुछ मिलेंगी। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग पीडीएफ देख सकते हैं, और इस पीडीएफ के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को प्रोवाइड करूँ। आशा करती हूँ कि आपको दिख रहा होगा, और मेरी बस यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक बस पहुँच जाए वीडियो। ओके, तो स्क्रीन पे आशा करती हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइज, कंसोलिडेटेड होता क्या है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मीनिंग जानना है। जैसे कि इस चैप्टर में आप देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट कंपनी, एंटिटी, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हैं क्या एक्चुअल में, जो कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है इस बुक का, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट घुमाती फिराती नहीं हूँ, डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा खुद से। ओके, तो चलो डेफिनेशन में यहाँ पे एक एक चीज़ बताती हूँ मैं। पहले बात कि कंसोलिडेट होता क्या है। तो कंसोलिडेट का इन सिंपल मीनिंग यही है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्रेजेंटेड द सिंगल कंपनी, जैसे कि सभी कंपनी का जो ग्रुप होता है प्रेजेंट किया जाता है, उसे हम कंसोलिडेट कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कंसोलिडेट के ऊपर, जैसे कि ऑल कंपनी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल कंपनी इन द ग्रुप आर एडेड टुगेदर। जब सभी का ग्रुप एडेड टुगेदर होता है तो उसे कंसोलिडेट बोलते हैं। जैसे कि 3-4 कंपनी है, मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेरेंट कंपनी होती क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, मेरी आवाज़ पे फोकस करिए। पेरेंट कंपनी क्या होती है? तो पेरेंट कंपनी ये एक वो कंपनी होती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको देती हूँ, तो सपोज़ कि एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, एक्स है और वाई है। तो वाई जो कंपनी है उसने एक्स को एक्वायर किया, मतलब कि एक्स को उसने ख़रीद लिया, उसको ले लिया। अब वाई क्या हो गया? ये एक पेरेंट कंपनी हो गया। और एक्स क्या हुआ? ये उसका सब्सिडियरी कंपनी हो गई। बिकॉज अब सब्सिडियरी कंपनी मतलब कि अभी सब एक्स का जितना भी खर्चा रहेगा, चाहे उसका जो भी कंपनी का चीज़ें रहेंगी, जवाबदारी रहेगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट कंपनी की है। ठीक है, पेरेंट कंपनी ही सब कुछ संभालेगा, सब कुछ देखेगा। सो वो पेरेंट कंपनी हो गया। तो पेरेंट कंपनी कौन है यहाँ पे? यहाँ पे पेरेंट कंपनी वाई है। ओके, और एक्स क्या हो गया? उसकी सब्सिडरी कंपनी। ओके, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी मतलब कि अब इसमें कंट्रोल किसका है? सब्सिडरी पे कंट्रोल कौन कर रहा है? वो है वाई कंपनी। ओके, अब बात करते हैं जो कि है होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आल्सो नोन हैज़ होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला। तो थोड़ा आपको मैं अलग इसमें डिफरेंस क्या है ये बता देती हूँ। होल्डिंग कंपनी एक अलग होता है। क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी जो होती है ना, होल्डिंग कंपनी जैसे कि मिस्टर राम है। ओके, मिस्टर राम और मिस्टर किशन। सो मिस्टर राम ने बोला, मिस्टर राम को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो मिस्टर राम ने उन्होंने मिस्टर किशन से कहा कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। तो मिस्टर किशन ने राम को पैसे दे दिए। अब राम को उन्होंने पैसे तो दे दिए, लेकिन जब तक मिस्टर राम उनका पैसा चुकता नहीं करते, मैंने अगेन क्या बोला कि मिस्टर राम जब तक उनका पैसा चुकता नहीं करते हैं, मतलब कि कर्जा हो गया ना। देखा जाए तो
मिस्टर राम के ऊपर कर्जा हो गया, बिकॉज कि मिस्टर किशन ने राम को पैसे दिए हैं और वो मिस्टर राम से पैसे लेके ही रहेंगे। ओके, लेकिन जब तक मिस्टर राम किशन को उनके पैसे वापस नहीं दे देते तब तक मिस्टर किशन का राम के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। मतलब कि जो भी करना है, जो भी कोई डिसीजंस लेने हैं, वो सारी चीज़ें पूछनी होगी मिस्टर किशन से, और मिस्टर किशन के परमिशन से ही मिस्टर राम काम करेंगे। अब यहाँ पे मिस्टर राम एक कंपनी है एंड मिस्टर किशन भी एक कंपनी है। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर किशन जो हैं वो हो गए होल्डिंग कंपनी, बिकॉज कि उन्होंने होल्ड करके रखा है उसको। और क्या होता है कि जैसे कि अगर सपोज़ कि यहाँ पे देख सकते हैं आपके मिस्टर राम एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि सपोज़ मिस्टर राम ने पैसा पूरा उनको उन्होंने जितना पैसा लिया था किशन से उतना नहीं दे पाए, तो अब पूरी तरीके से कंट्रोल मिस्टर किशन का राम के ऊपर हो जाएगा और राम पूरी तरीके से सब्सिडरी बन जाएंगे मिस्टर किशन के। तो यहाँ पे सिंपल यही फंडा है, होल्डिंग कंपनी कौन? मिस्टर किशन, बिकॉज कि उनका पैसा राम ने लिया है और राम को वापस देना है, और इसलिए ये यहाँ पे होल्डिंग हो गए मिस्टर किशन, और किशन ही पूरी तरीके से होल्ड करके रखे। विथआउट किशन के परमिशन राम कोई भी काम नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है, और पेरेंट कंपनी किसे कहते हैं ये देखा आपने। पेरेंट कंपनी की ही चलती है, मतलब जो कंपनी एक्वायर कर लेती है वो पेरेंट कंपनी है। जैसे कि मिस्टर एक्स को एक्वायर किसने किया? वाई कंपनी ने, तो वाई हो गई पेरेंट कंपनी, बिकॉज पेरेंट कंपनी ने मिस्टर वाई ने ख़रीदा है मिस्टर एक्स को, या फिर उसके शेयर भी आधे से ज़्यादा 90% खरीद लिए, तो समझो मिस्टर वाई का ही अधिकार है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। अब क्या होता है कि ग्रुप किसका, तो यहाँ पे एक ग्रुप होता है जो पेरेंट एंड जितने भी सब्सिडरीज कंपनी होती हैं उन सभी का ग्रुप होता है। होल्डिंग कंपनी हो गई, इन सभी के ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इन सभी के जो ग्रुप होते हैं तो इनका एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है इन सभी कंपनियों का मिला के, और उस कंसोलिडेट फाइनेंशियल उसी को ही हम जो ग्रुप रहता है इनका, और जो एक नया सिंगल कंपनी बनता है तो उस ग्रुप को हम कंसोलिडेट बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सीखेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे इक्विटी का मतलब जितना भी इंटरेस्ट ऑफ एसेट होता है कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें आती है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का यहाँ पे मीनिंग है जो कि नेट रिजल्ट रहता है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है जैसे कि मिस्टर एक्स थी, तो उसका जितना भी नेट एसेट रहेगा वो एट्रीब्यूटेबल टू इंटरेस्ट विच आर नॉट ओन, जिसमें कि उसका कोई ओन है ही नहीं, सारा ओन तो वाई कर रहा था। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब्सिडरीज कंपनी का कोई भी रोल नहीं रहता। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? पेरेंट कंपनी करती है, तो उसे ही हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल का मीनिंग होता है ऑनरशिप सारी वाई के हाथ में है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, सारी पावर उसके हाथ में है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ दी गई है। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इसको लाया गया, तो मेजॉरिटी आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे हैं कंपनीज़। अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे हैं, आप देखिए, आप इंटरनेट में जाइए, आप देखिए, मुझे तो इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना है कि बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया एक्स और वाई का, आप कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। अ पेरेंट दैट प्रेजेंट
consolidated financial statement should present this statement in addition to its separate financial statement. User of the financial statement of parent are usually concerned with and need to be informed about financial position and result operation of not only the enterprise itself but also group as whole. मतलब जितना भी ये ग्रुप है पेरेंट कंपनी का, सब्सिडरीज का, तो इन सभी को जो भी यूज दिस नीड इज सर्व बाय प्रोवाइडिंग द यूज़र के थ्रू ये सर्व किया जाता है। और ये पोजीशंस, उसका रिजल्ट कितना है, फाइनेंशियल पोजीशंस कितनी है, इसलिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। मेजॉरिटी आपको क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट दी रहेगी, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, तो आपको इतना कुछ करना नहीं है, आपको बहुत ही इजी है। और यहाँ पे मैंने सिंपल बता दिया कि होल्ड कंपनी क्या होती है, पेरेंट कंपनी क्या होती है, सब्सिडरीज क्या होती हैं। अब इन चीज़ों का आप देख सकते हैं कि बिज़नेस में कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है, वह तो कंपनीज जो फर्म होते हैं, जो बिज़नेस होते हैं, तो वो इस तरीके से रन करते हैं। कभी कभी एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, एक ने दूसरे को हैंडल कर लिया, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। तो आशा कर ये था आपका एडवांटेज। यहाँ पे स्कोप है कि इसके स्कोप कौन कौन से हैं, देन आप ये सब पढ़ सकते हैं। देन स्टेप्स हैं, कंसोलिडेट इसके स्टेप्स हैं। तो देखो यहाँ पे स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखना है हमें। मैं डायरेक्ट अब आपको क्वेश्चन की ओर ले जाती हूँ, बिकॉज़ कि हमें इतना समझ में आ गया कि ये ऐसा ऐसा होता है। इट्स इनफ फॉर अस, ओके। तो इतना काफ़ी है। अब जैसे कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एलिमिनेटिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे 100% सब्सिडरी है। 100% सब्सिडरी मतलब कि पूरी तरीके से पेरेंट कंपनी के हाथ में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, ओके। बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 दिसंबर की। और यहाँ पे शेयर कैपिटल है जो कि 10 ईच है, जो कि 1 लाख है एच लिमिटेड का। मतलब एच लिमिटेड कंपनी का 1 लाख है और एस लिमिटेड का 50,000 है। सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख है और 30,000 उसका एस लिमिटेड का है। करंट एसेट देखा जाए तो 1,50,000 एच लिमिटेड का है, एस लिमिटेड का 80,000 है। इन्वेस्टमेंट देख 5,000 शेयर एट पार, 50,000 है एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का माइनस किया है। तो इस तरीके से है। अब इनका टोटल करेंगे तो 2 लाख और 80,000 इस तरीके से आएगा। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बनाइए। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाने का, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए एच लिमिटेड एंड उसकी सब्सिडरी जो कि एस लिमिटेड है, ठीक है। अब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर और रुपीज़ डालेंगे। देन इक्विटी एंड लायबिलिटी की जितनी भी इक्विटीज़ हैं उसकी और लायबिलिटीज़ है ये देखना है। अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेट में आप देख सकते हैं कि एच लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है और उसकी सब्सिडरी एस लिमिटेड है, इन दोनों का मिक्स है, ठीक है। इन दोनों का मिक्स करके इन दोनों का बैलेंस शीट यहाँ पे शो किया जा रहा है, उसे ही हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट बोलते हैं। और इसी तरीके से हमें बैलेंस शीट बनाना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, मुंबई यूनिवर्सिटी के हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सॉल्व कराऊंगी। पहले ये 2 क्वेश्चंस मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ चैप्टर बहुत ईजी है। और अभी भी फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कंसोलिडेट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आया। अगर आपको समझाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं समझा तो बिल्कुल मत लाइक करिएगा, ओके। इक्विटी एंड लायबिलिटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डर्स का फंड, कि मतलब कि जो एच लिमिटेड कंपनी है उनके जो शेयर होल्डर होते हैं उनके कितना फंड है। तो शेयर कैपिटल में देखा जाए तो उनका 1 लाख है, ओके। 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, तो मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आ गया। देन आपका करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में यहाँ देखा जाए तो सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है जो कि 1 लाख है, आप सन्ड्री क्रेडिटर बोल सकते हैं आप। एच लिमिटेड का 1 लाख है और एस लिमिटेड का 30,000 है। दोनों का ऐड करेंगे तो मिला के 1,30,000 हो जाता है। अब इनका टोटल करो तो 2,30,000 हो गया टोटल है ये। और एसेट साइड में देखें तो करंट एसेट में देखा जाए तो 1,50,000 जो कि एच लिमिटेड है, पेरेंट कंपनी है।
और एस लिमिटेड जो कि उसकी सब्सिडरी है जिसका अमाउंट है 80,000। अब ये उसका करंट एसेट है उस कंपनी का, दोनों का ऐड किया तो यहाँ पे 2,30,000 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों बैलेंस शीट टैली हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्सप्लेनेटरी नोट। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेट बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड बाय द होल्डिंग कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट जो कि होल्डिंग कंपनी के द्वारा किया गया। होल्डिंग कंपनी क्या है, मैं आपको वापस बता देती हूँ कि यहाँ पे होल्डिंग कंपनी वही होगी जो जिसपे उसका आधा अधिकार है। ठीक है, फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज रिप्लेस सब्सिडरी कंपनी एसेट एंड लाइबिलिटी, द इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड एंड कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। गाइस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बुक में आपके दिया गया है कि होल्डिंग कंपनी को आप पेरेंट कंपनी भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप पूरी तरीके से उसको समझ नहीं सकते। जैसे कि मैं अगेन वही एग्जांपल दूंगी, जैसे कि एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड। ठीक है, एस ने कहा कि एच भाई साहब से कहा कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो। एच लिमिटेड बोलेगा ठीक है भाई ले ले तू, लेकिन जब तक वो एस लिमिटेड उसका पैसा वापस नहीं करेगा ना, तब तक पूरा कंट्रोल एच लिमिटेड ही करने वाला है। तो एच हो गया होल्डिंग कंपनी। ठीक है, और एस जो कंपनी है जब तक पूरे तरीके से उसको देगा नहीं तब तक वो छूटने वाला नहीं है, वो पूरी तरीके से उसका मतलब कि एच लिमिटेड एस में कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से होल्डिंग कंपनी का होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एस लिमिटेड को पूरी तरीके से एक्वायर किया गया है एच ने, इसलिए वो पेरेंट कंपनी हुई। और आपके बुक में बोला गया कि पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी भी है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ठीक है, चलेगा, जैसा बोला है हमें वैसा ही करना है। देन यहाँ पे एक और है कि कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कैसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल आप कैसे करेंगे कैलकुलेट, कैपिटल रिजर्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 100% सब्सिडरी दी गई है गुडविल ऑन एलिमिनेटिंग इन्वेस्टमेंट में। मतलब कि 100% सब्सिडरी मतलब कि जो एच लिमिटेड है पूरी तरीके से 100% उसने कर दिया है, पूरी तरीके से एस को एक्वायर कर लिया, मतलब पूरी तरीके से खरीद लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे समरी दी गई है बैलेंस शीट की जो कि 2012 की है। एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, एक साइड लाइबिलिटी है, एक साइड एसेट है। शेयर कैपिटल दिया है एच लिमिटेड का 1 लाख और एस लिमिटेड का 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर दिया है एच लिमिटेड का 1 लाख, एस लिमिटेड का 30,000। करंट एसेट देखा जाए तो 1,30,000 आपका एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड का 80,000। इन्वेस्टमेंट 70,000 है, 2 लाख है, 80,000 है, ये इस तरीके से टोटल है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब इस तरीके से छोटू सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पहले चीज़ तो देखा जाए तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए कि एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्या है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 लाख आ रहा है जो कि एच लिमिटेड का, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। करंट लायबिलिटी अगर देखें मतलब कि सन्ड्री क्रेडिटर वगैरह तो 1 लाख एच लिमिटेड का है और एस लिमिटेड का 30,000, तो 1,30,000 हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन बोलेंगे कि मैम हम शेयर कैपिटल एस लिमिटेड का क्यों नहीं रख रहे, ओनली एच लिमिटेड का ही क्यों लिया है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं लिया है बिकॉज मैं आपको रीज़न बताने ही वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखते जाओ। एसेट देखो, नॉन करेंट एसेट में यहाँ पे फिक्स तो यहाँ पे टोटल आ गया 2,30,000। अब एसेट साइड में देखा जाए तो 1,30,000 आपका जो कि करंट एसेट है एंड 80,000 एच लिमिटेड का है, ठीक है, दोनों के एसेट है तो दोनों के एसेट को ऐड किया तो 2,10,000 आ गया। अब आप बोलोगे इंटेंजिबल एसेट गुडविल ऑन कंसोलिडेशन 20,000, ये कहाँ से आ गया, तो भाई ये कहाँ से आया ये मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो, एच लिमिटेड मतलब ये पेरेंट कंपनी है। अब इस कंपनी का 70,000 है, बंदे ने 70,000 उसका इन्वेस्टमेंट है, और एस लिमिटेड जो बंदा इक्विटी जिसका शेयर होल्डर है, एस लिमिटेड सब्सिडरी है ना उसकी, कितना है 50,000। अब सब्सिडरी उसकी 50,000 है लेकिन बंदे ने इन्वेस्टमेंट 70,000 का किया है। मैं बोलती हूँ आप हो, आप समझो एस हो और मैं एच हूँ, मैंने 70,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, आपकी कंपनी में, और आपका शेयर होल्डर की कीमत कितनी है 50,000 है, ठीक है, आपका 50,000 है, तो मैं
70,000 में से 50,000 माइनस हो जाएगा, बिकॉज कि मैं आप पे कंट्रोल कर रही हूँ, राइट। माइनस कर दिए तो 20,000 जो बच रहे हैं भाई, वही 20,000 यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट है, जिसे हम गुडविल ऑन कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों के बैलेंस शीट को यहाँ पे शो किया जा रहा है, कंसोलिडेट किया जा रहा है, दोनों का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस तरीके से फिर 2,30,000 इस तरीके से बैलेंस शीट टैली हो गई। तो ये है, आप इस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये है। देन कैपिटल रिजर्व का भी इस तरीके से क्वेश्चन है, ऐसे इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है बहुत ही इजी जाएगा। एक एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली मैं आपको कैपिटल रिजर्व के बारे में डिस्कस कराऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये छोटा छोटा जो हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन, से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम बिग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, बहुत ही इजी है कंसोलिडेट। आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर आपकी खुद की कंपनी है और आप किसी और को ख़रीद रहे हैं तो उस टाइम पे आप कौन होगे। ओके, किसी को लोन दे दिया या फिर पैसे दे दिए तो उस पर आपका कंट्रोल किस तरीके से होगा। तो जस्ट यही है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे एंटिटीज़ मतलब पर्सन है और कुछ नहीं। तो कंसोलिडेट का आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आया रहेगा। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पसंद आया तो लाइक करिए, आपके लाइक बताएंगे मुझे कि आपको ये लेसन बहुत ही इजी लगने वाला है और बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये स्पेशली एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स के लिए था। वीडियो को एंड तक देखा करें एंड शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।